रिकॉर्ड। तो हम सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर इस पूरे चैप्टर का नाम है। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, और सॉलिड लैटिस क्या होता है, जायंट आयनिक लैटिस क्या होता है, जायंट कोवेलेंट लैटिस क्या होता है, सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ग्राफीन, ग्राफाइट, डायमंड, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। तो वो भी इस चैप्टर का पार्ट, लेकिन क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा सेंस बनता है उसको डिस्कस करना, तो मैंने वहीं पे डिस्कस कर लिया। मैं इस स्टेट्स ऑफ मैटर अंडर दिस मैं सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेज डिस्कस करूंगा, बाकी सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, सो आइडियल गैसेस को डिस्कवर जब हम कर रहे हैं, सो सबसे पहले तो हमें जो है वो एक थ्योरी पढ़नी है विच इज नोन एज दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है जी, इसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है यहाँ पे। उसको जनरली स्पीकिंग हम कुछ पार्ट इसका मैटर का भी है, और फिर उसके अंदर कुछ और स्पेसिफिक और डिटेल्स देखोगे तो वो कुछ गैसेज में भी तभी जाती है। ठीक है, सो basically the kinetic theory of gases is telling us about the ideal gases। ये हमें आइडियल गैसेस के बारे में बता रहा है कि आपकी आइडियल गैसेस कैसी होनी चाहिए। नाउ इस ये तो हमें ओ लेवल से पता है कि भाई पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो रैंडम मोशन में होने चाहिए। द पार्टिकल्स मस्ट बी इन रैंडम मोशन, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। वो कंटिन्यूअसली इधर से उधर विज अराउंड कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ये तो काइनेटिक थ्योरी की assumption है। फिर पार्टिकल्स बिहेव एज रिजिड स्पेस। दिस इज अनदर assumption ऑफ द काइनेटिक मॉडल कि भाई पार्टिकल्स जो हैं उनको इनको ऐसे अज्यूम करो कि ये जो है वो मार्बल की तरह है। दे आर लाइक मार्बल्स, स्मॉल स्फेरिकल मार्बल्स। नंबर 3 इज the third assumption is, या फिर the third bullet point for under this theory is pressure of the gas is due to the collision between particles and the walls of the container। तो अगर एक गैस जो है वो पार्टिकल वो प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो इसलिए करती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स विज अराउंड कर रहे हैं। अब वो बारी बारी वॉल्स के साथ भी लगते हैं और बारी बारी आपस में भी लगते हैं। तो जो प्रेशर जो कॉज होता है एक गैस का, इट इज बीइंग कॉज्ड बाय द collisions of the particles within them with their own cells and with the walls of the container। ये तीन तो बड़ी ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमको सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि पार्टिकल्स कंटीन्यूअस रैंडम मोशन में है, स्फीयर की तरह अज्यूम करना है पार्टिकल्स को, और प्रेशर जो है वो कोलिजंस की वजह से कॉज होता है। नंबर 4 इज ऑल कोलिजंस आर परफेक्टली इलास्टिक, मीनिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कि जब दो पार्टिकल्स आके कोलाइड करते हैं तो वो उतनी ही एनर्जी से वापस से रिबाउंड हो जाते हैं, कुछ एनर्जी जाया नहीं होती है। राइट, सो रियल लाइफ सिनेरियो में हम किसी भी जब दो चीजें कोलाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी जाया होती है। राइट, वी डोंट गेट एज मच एनर्जी that was before the collision। ये दुनिया का कानून है। लेकिन in kinetic theory of gases we assume that ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये जो टकराते हैं तो ये ऐसे टकराते हैं कि कोई एनर्जी लूज नहीं होती, देयर इज नो एनर्जी लॉस। ये जैसे टकराए वैसे ही रिबाउंड कर जाते हैं, उनकी वेलोसिटीज वही रहती है। ठीक है, नंबर 5 इज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, these are very important points with regards to GDP equals to NRT वाले चैप्टर है। So these are very important points with regards to this chapter। ये है असल में केमिस्ट्री के हवाले से हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैसे जो है वो समझनी है। द नंबर 5th पॉइंटर मैंने उनके आगे एस्टेरिस्क भी बनाया हुआ है। द नंबर 5th पॉइंटर इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। मतलब ये असम्पशन ये कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। अब हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ लिया है कि किसी भी चीज के अंदर के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जीरो नहीं होती। ठीक है, छोटा से छोटा एटम भी हो जैसे हाइड्रोजन भी हो तो उसमें टेम्पररी डायपोल्स होते हैं, या फिर तुम अगर नोबल गैस भी ले लो तो उसमें टेम्पररी डायपोल्स होती हैं। राइट, सो देयर इजंट एनी गैस दैट कैन बी डिफाइंड एज एन आइडियल गैस। हाँ, करीब करीब तक पहुंच सकती है आइडियल गैस के, लेकिन कोई भी गैस कभी भी बिल्कुल 110% आइडियल नहीं हो सकती, 100% आइडियल भी नहीं हो सकती। ठीक है, करीब करीब जा सकती है लेकिन ज्यादातर गैसेस हमारी आइडियल नहीं होती। बट कुछ assumptions हम ले रहे हैं और ये assumptions more or less अप्लाई करती हैं, तो इससे कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो फिट आती है, इतना कोई ज्यादा एरर के चांस, मतलब बहुत ज्यादा एरर नहीं आता, हल्का फुल्का ऑब्वियसली आता है एरर, कुछ ना कुछ हमारी गलत assumptions हैं, लेकिन वो एरर बर्दाश्त के काबिल होता है, इतना बड़ा कोई एरर नहीं आता। तो फिफ्थ पॉइंटर इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस गैस की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में अगर सिर्फ टेम्पररी डायपोल्स है तो इट विल बी मोस्ट आइडियल, वो सबसे ज्यादा आइडियल की तरह बिहेव करेगी। और जिस गैस के फॉर एग्जांपल वाटर एज स्टीम, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अब उसकी सबसे हाईएस्ट या उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो वो जो है वो बिल्कुल भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा आपका पानी। ठीक है, इट विल बी वेरी फार फ्रॉम आइडियलिटी। अच्छा, and then the number 6th pointer is the volume occupied by the particles themselves is negligible compared to the volume of the container। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज करते हैं हमारा एक कंटेनर था और इसमें आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब आपकी गैस जो है वो ये पार्टिकल्स होंगे सारे। ठीक है, दीज मस्ट ऑल बी योर पार्टिकल्स। नाउ
ये पॉइंटर क्या बोल रहा है, ये पॉइंटर ये बोल रहा है कि अगर आप ये छोटी छोटी सारी मार्बल्स जो है वो जमा कर लो और एक जगह पे सब कुछ मिला के रख लोगे, तो ये जो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब मैंने इन सब को जमा किया और मैंने इस पैक में स्टोर कर दिया, मतलब मैंने सब कुछ इधर डाल दिया इसमें, ये सब कुछ इतने ही गैस पार्टिकल थे कि बस इतने में ही आ सके। तो अब आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो नंबर 6 पॉइंटर ये कह रहा है कि भाई गैस पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है व्हेन कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बहुत बड़ा होगा और जो गैस पार्टिकल सारे मिला के उनका वॉल्यूम प्लस भी कर लोगे तो उनका वॉल्यूम दूर दूर तक कहीं से भी करीब नहीं आने वाला आपके वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का। ठीक है, these two things are very very important in understanding what will behave as ideal and what are the conditions for ideality। ठीक है, so in reality no gas follows complete ideal behavior। कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर फॉलो नहीं करती। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जिस गैस की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, सो गैसेस विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी नॉन आइडियल, दे डोंट बिहेव आइडियली एट ऑल। बिल्कुल भी आइडियल की तरह बिहेव नहीं करती हैं, इनफैक्ट देर एक्चुअली वेरी वेरी फार फ्रॉम आइडियलिटी। अच्छा, एंड इसके अलावा हमने नंबर 6 डिस्कस किया कि भाई जब तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स होगा उन सबको जमा करके एक जगह स्टोर भी कर दोगे तो वो कंटेनर के वॉल्यूम के बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं आएगा। कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा होगा और सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम अगर ऐड भी कर दोगे तो उनका वॉल्यूम बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं आएगा। राइट, यहां तक बात पढ़ के टिल द 5th एंड 6th पॉइंटर, कैन यू टेल मी कि मेरा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए फॉर आइडियल टू अचीव आइडियल बिहेवियर और मेरा प्रेशर कैसा होना चाहिए टू अचीव आइडियल बिहेवियर। what temperature will give me the most ideal behavior and what pressure will give me the most ideal behavior। give me qualitatively low high temperature या low high pressure, इस तरीके से बताना। ओके, नाउ अब इसको सोचना किस तरह है। ठीक है, आपने इन नंबर 5 और नंबर 6 वाले पॉइंटर पे बड़े फोकस करना है। ये डिफाइन करते हैं हमारी आइडियलिटी। ठीक है, दे विल डिफाइन आवर आइडियलिटी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स मस्ट बी नेग्लिजिबल। अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो गैस तो कंडेंस कर जाएगी ना, लिक्विड में तब्दील हो जाएगी ना। मतलब इफ वी स्टार्ट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर तो ये होगा उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इवेंचुअली वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो गैस कंडेंस कर जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लो टेम्परेचर रखूंगा तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। आई शुडंट बी कीपिंग अ लो टेम्परेचर। इफ आई कीप अ लो टेम्परेचर द पार्टिकल्स विल कम क्लोज टुगेदर and that is going to increase the intermolecular forces and that's going to nullify point number 5। वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस कंडेंस करके लिक्विड बन जाएगी और हमें पता है लिक्विड क्या करता है, लिक्विड टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, गैस इन वाटर एज इन स्टीम, उसका उसका वॉल्यूम जो आएगा उसके पार्टिकल्स का वो नेग्लिजिबल है, लेकिन वाटर, वही वाटर अगर हम लिक्विड में तब्दील कर दें तो वो लिक्विड वाटर अपने कंटेनर का वॉल्यूम लेता है, इट्स वेरी वेरी कंपैरेबल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। राइट, सो आपकी आखिर की दो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अगर आप लो टेम्परेचर इस्तेमाल करो। सो द आंसर दैट इज यूज अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हम सबको पता है पार्टिकल्स ऑफ गैस बहुत ज्यादा जोर से हिलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी और बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे। राइट, सो द कंडीशन फॉर टेम्परेचर, जब आपको आइडियलिटी चाहिए तो आपको हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करना है, लो टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं करना। लो टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे गैस लिक्विड बन जाएगी, अवे चली जाएगी गैस बिहेवियर से। राइट, एंड इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे लास्ट दो पॉइंटर्स के थ्रू। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है जब लो टेम्परेचर होता है, और दूसरी बात क्या होती है, जो अगर लिक्विड बन गया तो फिर वॉल्यूम कंपैरेबल हो जाएगा आपके कंटेनर के। सो दैट इज रॉन्ग, यू डोंट चूज लो टेम्परेचर, यू हैव टू चूज अ हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, ताकि आपकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो और आपका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हो बाय द पार्टिकल्स दैट इज नेग्लिजिबल। और प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर भी आपको हाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप जब हाई करोगे तो गैस बिचक जाएगी, इट विल बी नाउ अक्वायरिंग अ स्मॉलर वॉल्यूम। और जब स्मॉलर वॉल्यूम होगा तो हमको पता है जब हाई प्रेशर करते हो गैस पे तो वो लिक्विड में तब्दील हो सकती है, जब उसको जबरदस्ती उसको करीब लाओगे तो वो लिक्विड में तब्दील हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी अजम्पशन क्या है कि भाई जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है ना दैट मस्ट बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब अगर कंटेनर इतना बड़ा है और पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे तब तो नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर तुम कंटेनर ही पिचका के इतना सा कर दोगे तो फिर क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स विल बिकम कंपैरेबल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो वी डोंट नीड अ हाई प्रेशर, वी नीड अ लो प्रेशर। हमें गैस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना, गैस अपनी मर्जी से जितना दूर दूर तक फैल सकती है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। सो यू नीड अ हाई टेम्परेचर एंड यू नीड अ लो प्रेशर
टू अचीव आइडियलिटी। ठीक है, तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद करनी है, मैंने यहाँ पे लिखी है। एट लो टेम्परेचर्स और हाई प्रेशर्स the particles get closer together, which causes the intermolecular forces to increase and volume occupied by gas to become comparable to the volume of particles. Gas deviates from ideal behavior. तो मैंने हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर के बारे में कहा, तो आपने याद रखना है कि भाई सो फॉर आइडियलिटी आपको क्या चूज करना होगा, आपने जो है यू हैव टू चूज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन स्टिल ओवर हियर? ओके, अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट जो चीज हमें डिस्कस करनी है, दोज आर सम फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कौन सा है हमारा? देयर इज एन आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज PV equals to nRT। इसकी डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, you just have to memorize it as is PV equals to nRT। और ये हम जब भी हमें जरूरत होगी हम ये लगा लेंगे। अब हमने स्टोइकियोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 24 dm क्यूब अंडर इन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, है ना, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन अगर आपका रूम टेम्परेचर प्रेशर ना हो तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके फिर वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, यू विल अज्यूम दैट द गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस, और फिर इस फॉर्मूला की मदद से आप उसका वॉल्यूम निकालोगे। राइट, सो दिस इज अनदर वे कि अगर आपको स्टोइकियोमेट्री का सवाल करना हो और आपको रूम टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया हुआ तो फिर उस पर आप वो असम्पशन लगा सकते हैं, हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है, फिर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। P जो है वो प्रेशर है पास्कल्स में, V जो है वो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये यूनिट्स यही रहेंगे, आपने कन्वर्जन इन यूनिट्स में करनी होगी। आपको प्रेशर को पास्कल्स में बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में बनाना पड़ेगा, N को नंबर ऑफ मोल्स लेना पड़ेगा। R इज द मोलर गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको दिया हुआ होता है पेपर में, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर पे एट द वेरी एंड ये यहाँ पे एक टेबल्स का कांस्टेंट दिया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। एंड T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता है मिस्टेक क्या करते हैं, या तो ये कन्वर्जन नहीं करते या तो ये वाली कन्वर्जन करना भूल जाते हैं, और स्पेशली ये वाली कन्वर्जन तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो मेक श्योर ये आप बातें अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत ही आसान सवाल आते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं होगी हमें मार्क्स लूज करने की। PV इक्वल्स टू nRT, P पास्कल्स में जाएगा, V मीटर क्यूब में जाएगा, T नंबर ऑफ T केल्विन में जाएगा। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स। ये बातें हम जो है वो इस तरीके से डालेंगे। अच्छा, फिर इसी हवाले से कुछ कन्वर्जन भी देख लेते हैं, हाउ डू वी कन्वर्ट फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ, तो उसको हम मीटर क्यूब में कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा, चाहो तो उसको याद कर लो कि इट इज 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, वरना अगर आपको इसको लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली इसका क्या होगा, बेसिकली 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज 1 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज बेसिकली 10 टू द पावर -2 मीटर्स। मैं अभी 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर -2 मीटर होता है, यानी डिवाइड बाय 100 होता है, राइट? दिस इज डिवाइड बाय 100। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंटीमीटर क्यूब, ऑल आई रियली नीड टू डू इज आई नीड टू क्यूब द कन्वर्जन एंड आई विल गेट माय थिंग आउट। तो 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो याद भी कर सकते हो, वरना इसको लॉजिकली जो है वो समझ लो कि सेंटीमीटर टू मीटर 10 पावर -2 होता है। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब में जा रहा हूं तो मुझे कन्वर्जन को बस क्यूब करना है, 10 पावर -2 को मैं क्यूब कर दूंगा, 10 पावर -6 बन जाए। 1 डीएम क्यूब को देखना है तो एक डीएम क्यूब क्या होता है, एक डीएम क्यूब होता है 10 टू द पावर -1 मीटर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर इज 10 टू द पावर -1 मीटर। अब आपने क्योंकि डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो आप इसको भी क्यूब कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। वंस अगेन, या तो याद रख लो या तो इसको लॉजिकली जो है वो समझ लो। डेसी का मतलब 10 होता है, ठीक है, तो 10 पावर -1 होता है। और केल्विन को, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में टर्न करना है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दें आप। इफ यू ऐड 273 इनटू द सेल्सियस वैल्यू यू विल गेट योर केल्विन की वैल्यू। सेल्सियस से सेंटीग्रेड व्हाटएवर, तो सेल्सियस में आप अगर 273 ऐड कर दोगे तो आपके पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। इन कन्वर्जन्स को हम अभी देखेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम कन्वर्जन्स को भी देख लेंगे, मजीद इसको वजाहत कर लेंगे इस पे, और आई डू द कन्वर्जन विद यू। लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी, या तो याद कर लो या तो लॉजिकली याद रख लो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देयर आर आल्सो 2 अदर फॉर्मूलाज, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इनको याद रखने की, जरूरत पड़ी तो उसी वक्त डिराइव कर लेंगे। ठीक है,
एक फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बोलता हूं अगर पीवी इक्वल्स टू nRT, और आपसे बोलता हूं मुझे जो है वो गैस का फॉर एग्जांपल आप लेट से क्या निकालना है, एक सेकंड में देख लूंगा। मैं आपको बोलूं मुझे MR/AR निकालना है गैस का, ठीक है, गिव मी द MR/AR की वैल्यू ऑफ द गैस। तो बड़ा ही सिंपल है, हम मोल्स की जगह क्या डाल देंगे, मास अपॉन MR/AR डाल देंगे। सो पीवी इक्वल्स टू मास अपॉन MR/AR वॉट एवर इट इज, MR लेना है AR लेना है वॉट एवर जो भी लेना है, और RT। और फिर हमें पता है MR की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मेरी MR की या AR की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी थ्रू, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मास इंटू R इंटू T और डिवाइड कर दूंगा बाय PV। तो मेरे ख्याल से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको लॉजिकली समझ लो, जब आए सवाल तो उसी वक्त जो है वो बस मोल्स को कन्वर्ट करना है मास अपॉन MR/AR में और सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि मोल्स ही निकाल लो पहले और फिर उसकी मदद से मास अपॉन MR/AR में डाल दो। तो however you want to do the calculation, I don't think this formula is necessary to remember। और एक और फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखना, मोल्स वाले फॉर्मूला में मास जाता है इन ग्राम्स, रिमेंबर दिस। मोल्स वाले फॉर्मूला में मास जाता है इन ग्राम्स, सो दिस मास विल बी पुट इन ग्राम्स नॉट इन केजीज। अच्छा, और इधर आ जाते हैं हम, एक और भी है हमारे पास, वी हैव आल्सो गॉट अनदर फॉर्मूला पीवी इक्वल्स टू nRT। अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं, यानी अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे कॉन्सेंट्रेशन बता दो, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताओगे, वेल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड मोल्स बाय वॉल्यूम। मैं मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकता हूं और इसको RT कर सकता हूं। हमें पता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो वी गेट द फॉर्मूला फॉर द कॉन्सेंट्रेशन कि भाई प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T के बराबर है। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन के फिर यूनिट्स क्या होंगे इस केस में, कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन मोल पर मीटर क्यूब। ऑब्वियसली वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में है तो ये मोल पर मीटर क्यूब में आएगी। निकालने के बाद फिर कन्वर्जन कर लेना अकॉर्डिंगली, इसको डेसीमीटर क्यूब में करना है, सेंटीमीटर क्यूब में करना है, जो भी करना है यू कैन डू द कैलकुलेशन देन, ठीक है। सो आई डोंट थिंक यू रियली नीड टू रिमेंबर दीज टू, इसको लॉजिकली समझ लो भाई, इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। या तो ये भी कर सकते हो, वंस अगेन इसमें सीधा सीधा मोल्स निकालो अलग से और फिर उसको डिवाइड कर दो बाय द वॉल्यूम अलग से, तो ये भी करा जा सकता है। सो इसको याद करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आई थिंक यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज कन्वर्जंस और अंडरस्टैंड देम लॉजिकली, ठीक है। कोई परेशानी इस पेज पे, एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू? अच्छा, then there are some useful relationships that you might find useful, बट नहीं भी याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई हार्ड, कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज नहीं है, ठीक है। मैं ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करता बट यू कैन यूज देम, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व बाय नॉट रिमेम्बरिंग दीज, लेकिन अगर आप याद रख लोगे तो आपकी वर्किंग हो सकता है काफी हद तक छोटी हो जाए, ठीक है। सो और इसको डिराइव करना भी बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है, बहुत ही निहायत आसान इसकी डेरिवेशन है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लू पी वी इक्वल्स टू nRT, ठीक है, और मैं उसमें क्या बोलूं, मैं उसमें बोलूं कि आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जरा ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेशर विल इक्वल्स टू, सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम विल इक्वल्स टू NR/P इंटू T, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा है, मैंने रीराइट कर लिया, वॉल्यूम इक्वल्स टू NR/P इंटू T। अच्छा, ये क्यों किया, अब मोल्स ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक ही गैस थी, एक ही कंटेनर बंद है, अभी कुछ उसका लूज नहीं हुआ, कुछ उसमें डाला नहीं गया, तो मोल्स उसके कांस्टेंट रहेंगे। आर मोलर गैस कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है। प्रेशर पी, वो भी वैसे ही वो यहाँ पे बताया हुआ है इस केस में आपको प्रेशर कांस्टेंट है। सो व्हाट वी कैन से ठीक है भाई, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, और उस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इससे मैं फर्दर क्या निकाल सकता हूं, मैं ये निकाल सकता हूं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के टी, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी ले आया, और फिर मैं ये बोल सकता हूं वेल v ओवर टी इक्वल्स टू के। अब मैं चाहे कोई v1 t1 इस्तेमाल करूं, या मैं चाहे कोई v2 t2 इस्तेमाल करूं, या मैं चाहे कोई v3 t3 इस्तेमाल करूं, as long as the pressure is constant, v1 upon t1 will equals to v2 upon t2 will equals to v3 upon t3 and so on and so forth। तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप v1 upon t1 will equal to v2 upon t2, ठीक है। वंस अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन भी इसकी काफी आसान है, ठीक है, बस इसको समझ लो
और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आई विल शो यू हाउ बाय नॉट रिमेम्बरिंग यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन स्टिल। लेकिन इफ यू वांट टू डू योर क्वेश्चंस फास्ट, तो इट माइट बी अ गुड थिंग टू रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। इट माइट बी गुड थिंग अगर आपको अपने P1 के एमसीक्यूज थोड़े से फास्ट करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा लंबी जाती है वर्किंग फ्रॉम माय मेथड। सो इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, तो दिस इज आल्सो गुड। और अगर उसी वक्त ड्राइव करना है तो उस वक्त भी ड्राइव कर सकते हो, स्पेशली फॉर द फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। उनको मैं बोलूंगा कि उनको डेरिवेशन वो सही तरह समझ लें, उनके लिए काफी आसान होगी डेरिवेशन। उनके पूरे इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी में सब कुछ यही था, यही उन्होंने किया है, आई अपॉन ए स्क्वायर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। सर प्रेशर एनआर से क्यों डिवाइड हो रहा है? प्रेशर एनआर से नहीं डिवाइड हो रहा, एनआर प्रेशर से डिवाइड हो रहा है। और मैंने क्यों किया अनस इसको? मैंने इसलिए किया ताकि मेरे सारे कांस्टेंट टर्म्स एक जगह आ जाए। आई डिड दिस अनस सो दैट ऑल ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स आर कमिंग इन वन प्लेस, एक ही जगह में आ जाए सारे कांस्टेंट टर्म्स। तो मैं उनको कांस्टेंट ट्रीट करके मैं उनको हटा दूंगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एज्यूम करके। आई से दैट दीज आर कांस्टेंट्स, उनका हटा के मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन आया, ठीक है। इसलिए मैंने ये किया ताकि मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी सारी एक जगह रख के फिर उनको हटा दूं, सही। दिस होल टर्म, ठीक है, नॉट ओनली एनआर, प्रेशर भी कांस्टेंट है, सो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको अगर बोलूं कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी नो वेल प्रेशर वॉल्यूम विल इक्वल्स टू एनआरटी। अब डिवाइड क्या होगा? अब हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम को, तो प्रेशर विल इक्वल्स टू एन आर ओवर वी इंटू टी। अब हमें क्या पता है? वेल दिस होल थिंग इज नाउ कांस्टेंट, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। और हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और फिर मैं क्या कह सकता हूं? मैं इसी के थ्रू कह सकता हूं कि भाई P1 T1 shall equals to P2 T2, P1 T1 will equals to P2 T2, मतलब P1 upon T1 will equal to P2 upon T2। अगर किसी को वजाहत चाहिए इस बात की, तो भाई प्रेशर equals to KT, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर अपॉन T shall equal to K। अब चाहे P1 अपॉन T1 ले लो, या चाहे P2 अपॉन T2 ले लो, या चाहे P3 अपॉन T3 ले लो, आपके पास आपका सब कुछ बराबर ही आएगा, ठीक है। सो वंस अगेन ये हमारे पास आ गया फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बोल दो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। वेल अब मुझे कुछ कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये पूरी साइड कांस्टेंट हो गई है। सो देयरफॉर क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा पी वी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू, या बल्कि नहीं, बस पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं इसको। और फिर हमें बचा पता है कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो चाहे मैं P1 V1 लूं, या चाहे मैं P2 V2 लूं, या चाहे मैं कोई P3 V3 लूं, मैं जो हूं वो इसके मदद से आराम से अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं फॉर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये कैलकुलेशन को हल्का सा सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन इसके बगैर हो नहीं सकती। वंस अगेन याद करना है करो, नहीं करना नहीं करो, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी इसमें। कोई परेशानी इन थ्री रिलेशनशिप्स में?